नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज हम समझेंगे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड चार्ज इज कंजर्व्ड। तो जब चार्ज इज कंजर्व्ड जब कोई भी बोलता है तो उसका क्या मतलब है, इसको हम समझेंगे। और इसके अंतर्गत हमें दो पॉइंट्स हमेशा याद रखने हैं। वो ये हैं कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, और दूसरा पॉइंट ये है it is possible to create and destroy charged particles but not possible to create or destroy net charge। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। कि जो पहला पॉइंट है उसमें सब कुछ तो ठीक है, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व, तो हमें पता है चार्ज क्या होता है। ठीक है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की। और लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है। तो इसको जानने के लिए आइए हम समझते हैं कि व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक मिनट। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? तो कोई भी ऐसा सिस्टम, ठीक है, आप कोई भी ऐसा सिस्टम ले लीजिए और उसके अराउंड एक बाउंड्री बना लीजिए। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होगा जिसका किसी भी प्रकार से बाहरी दुनिया से कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। ना तो किसी मास का आदान प्रदान होगा, ना किसी चार्ज का, और ना ही किसी एनर्जी का। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम बनाने के लिए जो भी आपने बाउंड्री डिसाइड की है कि भाई ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई रिएक्शन प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक बार आपने ये बाउंड्री बना दिया कि ये हमारा बाउंड्री है, ठीक है, और इस बाउंड्री के अंतर्गत जो भी आता है वो हमारे आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि इस चीज को हम आइसोलेटेड सिस्टम तभी कह सकते हैं जब इस सिस्टम का बाहर के किसी भी ऑब्जेक्ट या इन्वायरमेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये होगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन कंजर्व। तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम एक बार आपने मान लिया, ठीक है, तो उसका जो चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज, वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है। पहला बात तो ये याद रखने के लिए। दूसरी बात जो है वो ये है, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स बट नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। तो ठीक है, चलिए हम एक प्रोसेस देखते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू हम समझते हैं कि ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहना चाहता है। ठीक है। चलिए, तो सपोज हमारा कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, ये मान लो एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। अब इसके अंदर सपोज बीटा डीके प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। तो बीटा डीके प्रोसेस में क्या होता है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है ना, सॉरी, एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन वो कन्वर्ट किस में होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में। ठीक है। अब देखो, कोई ये कह सकता है कि भाई यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और यहाँ पे प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। वो सही है, आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट में खुद ही यहाँ पे बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स। मतलब हम चार्ज पार्टिकल्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय तो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा आए जो कि कुछ ऐसा प्रोसेस करवाए जिससे कि ये दोनों आपस में मिलकर वापस न्यूट्रॉन बन जाए, तो इस अगर रिवर्स प्रोसेस अगर हम कराने में सक्षम हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बन जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, हमारा चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चले गए। और यही इस जो प्रोसेस अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, उसमें क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। तो वो पॉसिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम ये पूरा सिस्टम एनालाइज करें, ओवरऑल टोटल ये सिस्टम जो हमारा आइसोलेट सिस्टम है, इसको अगर हम एनालाइज करें तो शुरुआत में जब ये प्रोसेस नहीं शुरू हुआ था उस टाइम क्या था, हमारे सिस्टम में क्या था, एक न्यूट्रॉन था।
न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हमारा जो आइसोलेटेड सिस्टम था उसका टोटल चार्ज कितना था, न्यूट्रॉन हुआ तो कितना हुआ, टोटल चार्ज कितना था, या नेट चार्ज बोल दो, वो था 0। ठीक है, अब ये हमने बीटा डी के प्रोसेस कराया तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जन्म हुआ। तो हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ और एक पॉजिटिव चार्ज का क्रिएशन हुआ। लेकिन प्रोसेस के बाद भी अभी हमारे सिस्टम में एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, बट और दोनों को ऐड करें तो नेट चार्ज क्या हुआ, अभी भी नेट चार्ज अभी भी 0 ही हुआ। तो यही ये बोल रहा है कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स बट नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। मतलब हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी हमने आइसोलेटेड सिस्टम, हमने एक ऐसी बाउंड्री खींची जिसकी वजह से हमने आइसोलेटेड सिस्टम बनाया, तो उसके अंदर आप कुछ भी करिए, आप चार्ज बना बिगाड़ सकते हैं, वो पॉसिबल है। बट जब भी हम उस सिस्टम के लेवल पे, मतलब सिस्टम लेवल पे जब भी हम देखेंगे, तो कोई भी प्रोसेस हो उसके पहले जो चार्ज था और उसके बाद में जो चार्ज था वो उतना का उतना ही रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि नेट चार्ज 0 ही रहे। नेट चार्ज मान लो नेट चार्ज 2 कूलम था। ठीक है, अभी तुमने कोई सिस्टम लिया, उसमें तुमने सारे चार्ज को ऐड किया, तुम्हारा नेट चार्ज मान लो 2 कूलम आया। अब उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस होता है इंटरनली, बाहर से कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो चार्ज इज कंजर्व्ड है, ये प्रिंसिपल लागू होता है आइसोलेटेड सिस्टम पे। सपोज अब तुम्हारे पास पहले से 2 कूलम चार्ज के सिस्टम में है और कुछ प्रोसेस हुआ, तो उस प्रोसेस के बाद चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसा भी हो, जब आप वापस ऐड करोगे फाइनली अगेन 2 कूलम चार्ज ही आएगा। समझे, भले 2 कूलम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाए, वो आप कर सकते हो कि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम किया, कुछ भी किया, बट फाइनली और इनिशियली जो भी आपके सिस्टम में जब भी आपने बाउंड्री बनाया, जो कि उस बाउंड्री की वजह से वहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम क्रिएट हो गया, तो उस टाइम पे जो चार्ज होगा, चाहे आप जो प्रोसेस इंटरनली कर लो, फाइनली भी उतना ही चार्ज होगा। ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम, और आइसोलेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रिंसिपल की चार्ज इज कंजर्व्ड विद रिस्पेक्ट टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब भी हम बोलेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड, तो दिमाग में बैठा लेना है कि वो हमेशा ट्रू होता है विद रिस्पेक्ट टू एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो मैं बोल रहा था, सपोज हमारे पास हमारा कोई सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, सपोज एक और आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 आइसोलेटेड सिस्टम, इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक ऑब्जेक्ट मान लो ए है। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट मान लो बी है। ठीक है, अब इसमें सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। इसमें सपोज 2 इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये मान लो कि प्रोसेस के पहले मान लो ये इनिशियल स्टेट है, ये है हमारा इनिशियल स्टेट। ठीक है, और इसी सिस्टम में हम कुछ प्रोसेस करते हैं, कोई भी प्रोसेस, मान लो कोई एक प्रोसेस इस पे हम अप्लाई करते हैं, और फाइनल स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो ए है और जो बी है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो गया। सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, बी में से एक इलेक्ट्रॉन ए में चला जाता है, अब यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें से एक प्रोटॉन इधर भेज देते हैं, तो यहाँ एक प्रोटॉन हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक है, सपोज हमने इसमें ऐसा प्रोसेस किया। ठीक है, अभी क्या है कि इनिशियल स्टेट में हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक है, और ये क्या था, निगेटिवली चार्ज था। अभी इस स्टेट में आओ, फाइनल स्टेट में, जी हमारा निगेटिवली चार्ज हो गया, जी हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, बट अगर आप सिस्टम लेवल पे देखोगे, सिस्टम लेवल पे, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 प्रोटॉन यहाँ है, एक प्रोटॉन यहाँ है, मतलब टोटल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन है। तो टोटल में जो हमारा ये टोटल जो आइसोलेटेड सिस्टम था, ये आइसोलेटेड सिस्टम था, ये और ये दोनों आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है,
तो जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम था, अगर उसको एट सिस्टम लेवल हम एनालाइज करें तो 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन होने की वजह से जो इनिशियल स्टेट था वहाँ पे जो हमारा नेट चार्ज था वो 0 था, और फाइनल स्टेट में भी हमने चार्ज को इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, इंटरनली आप कुछ भी करो, लेकिन बाहर से हमने उसमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं कराया। इंटरनली हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को शिफ्ट कर दिया ए और बी में। तो ए और बी का तो चार्ज बदल गया, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, बट अगर आप सिस्टम लेवल पे एनालाइज करोगे तो अभी भी इसका जो चार्ज 0 है, क्योंकि अभी भी सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन ही हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि charge with respect to an isolated system, net charge with respect to an isolated system will always be conserved. ठीक है, you can create like charges and destroy charges that we have done in this process. हमारा ए जो था वो पॉजिटिव था, उसको हमने क्या किया, नेगेटिव में बदल दिया, बी को वापस पॉजिटिव में बदल दिया, ये सब हमने किया। बट एट सिस्टम लेवल, जब हम ऊपर उठ के आइसोलेटेड सिस्टम के लेवल पे हमने जब एनालाइज किया तो पाया कि जो पहले और बाद में जो नेट चार्ज था वो 0 का 0 ही रहा। ठीक है, और नेट चार्ज इसी में एक और हम ऐड कर लेते हैं। सपोज इसको थोड़ा हम बदल के देखते हैं, क्योंकि बार बार नेट चार्ज हमारा 0 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, नेट चार्ज कुछ भी हो सकता है, बस नेट चार्ज बदलना नहीं चाहिए। जरूरी नहीं कि नेट चार्ज 0 ही होगा। पॉइंट ये है कि नेट चार्ज बदलना नहीं चाहिए। नेट चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर एनी प्रोसेस दैट यू डू इंटरनली विद इन द आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सपोज यहाँ ए में हमारे पास सपोज 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बी में हमारा कितना है, 2 प्रोटॉन है। तो अभी क्या होगा, अभी जो इनका चार्ज आएगा वो कितना आएगा, जो नेट चार्ज अभी क्या होगा, अभी आएगा जो नेट चार्ज, वो मिटा देता हूँ। ठीक है, तो अभी जो नेट चार्ज आएगा ना वो 4 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन के मिलाकर कितना आएगा, अभी जो नेट चार्ज आएगा वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, जितना भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास जितना भी चार्ज होता है, ठीक है, उसके इक्विवेलेंट आएगा। अब सपोज मैंने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले कितना था, पहले इनिशियल स्टेट में इस हमारे आइसोलेटेड सिस्टम के पास 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज था, और इस प्रोसेस के बाद भले ए का चार्ज अब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, बी का चार्ज पहले 2 प्रोटॉन के बराबर था, लेकिन अभी 1 प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में एक न्यूट्रलाइज कर देंगे आपस में 1 पेयर। लेकिन सिस्टम के लेवल पे, आइसोलेटेड सिस्टम के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अभी भी इसका जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन है, तो अभी भी इसका जो चार्ज है वो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जितना भी 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं। तो कहने का मतलब था, मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि नेट चार्ज 0 नहीं होगा, नेट चार्ज कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, व्हाटएवर। लेकिन अगर वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर में कुछ भी प्रोसेस हुआ, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन जब हम टोटल सिस्टम का जब चार्ज जोड़ेंगे तो पहले जितना चार्ज हमारे पास था उतना ही फाइनल भी होगा। अगर पहले नेट चार्ज 0 है तो बाद में भी नेट चार्ज 0 होना चाहिए, और अगर पहले नेट चार्ज सपोज पॉजिटिव था, कोई अमाउंट था, तो उतना ही अमाउंट प्रोसेस होने के बाद भी उस सिस्टम के अंदर उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और 0 तो 0। ठीक है, तो ये चीज़ समझाने के लिए कि नेट चार्ज जरूरी नहीं 0 ही होगा, कुछ भी और भी हो सकता है अदर देन 0। बट जो मेन चीज़ याद रखने वाली वो ये है कि it is possible to create and destroy charged particles as we saw in these both 2-3 examples that I gave, लेकिन not possible to create or destroy net charge of an isolated system। तो ये चीज़ें जो है हमें ध्यान रखनी है जब भी हम बात करेंगे चार्ज इज कंजर्व्ड प्रिंसिपल की, कि पहला पॉइंट द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, और दूसरा it is possible to create and destroy charged particles but not possible to create or destroy net charge। ये सब बातें हम ध्यान में रखनी है। अगर ये बातें हम ध्यान में रख पाएंगे तो हमें आगे जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को मिला के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, और इन्हीं लॉजिक्स को यूज करके हमें उनको डिकोड करना होता है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है उसे बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन
बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की दुनिया में। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड समझना है, बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं जो कि इंडक्शन के फिनोमेना पे ही काम करती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन इज बेसिकली द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी नियर बाई इज कॉल्ड इंडक्शन, ठीक है। तो कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, हमारे पास, और उसके पास हम एक चार्ज बॉडी ले जाते हैं, दैट बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज। तो जब उस बॉडी को उस दूसरे बॉडी के पास ले जाते हैं तो उस बॉडी के में चार्ज की प्रेजेंस की वजह से वो दूसरे बॉडी में चार्ज जो होते हैं उनको वो रीडिस्ट्रीब्यूट करने पे मजबूर कर देते हैं। इस पूरी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, किसी भी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो अवेलेबल होते ही हैं। अब सपोज कि यहाँ पे हम एक रॉड लाते हैं, ठीक है, चार्ज रॉड। इस चार्ज रॉड पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कंसंट्रेटेड है सपोज, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इधर इस एंड की तरफ माइग्रेट करेंगे सारे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस एंड की तरफ माइग्रेट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो बॉडी है उसके इस हिस्से में, जो कि रॉड है उसके नजदीक है, उस हिस्से में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। इसकी वजह से, और यहाँ पे क्या होगा, इस एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी। किसकी डिफिशियंसी हो जाएगी? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वजह से ये जो रीजन होगा, ये पूरा एरिया बॉडी का, वो क्या होगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से एक नेट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा। और ये जो हिस्सा है, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक्सेस में है, इसके वजह से इस हिस्से में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि जब हम ये चार्ज रॉड इस ऑब्जेक्ट के पास लेकर आए तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए उस एंड की तरफ जहां पे हमने चार्ज रॉड को लगाया हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा बॉडी है उसके अंदर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। मतलब उसके एक हिस्से में, जो बॉडी का एक हिस्सा था वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, उसका जो दूसरा हिस्सा था वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो बस फिर से पढ़ते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन? द डेफिनेशन इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन अ मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज बॉडी नियर बाई इज कॉल्ड इंडक्शन। तो यहाँ पे जो चार्ज बॉडी है वो क्या है? वो हमारा ये रॉड है, ठीक है। और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा क्या हो रहा है? चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है इलेक्ट्रॉन की वजह से। बिकॉज आपको पता है कि चार्ज हम क्रिएट करते हैं वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स के ही ट्रांसफर या उनके मूवमेंट की वजह से होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इंडक्शन, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ये आप आगे जब और पढ़ेंगे, जब बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे जो हमारे आजकल के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत हैविली इंडक्शन के फिनोमेना पे डिपेंड करती हैं अपने ऑपरेशन के लिए। सो दैट इज ऑल अबाउट इंडक्शन। ये मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैंने सिर्फ थ्योरेटिकली ही बताया है, बट इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो आने वाले टाइम में हम सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए इंडक्शन में हमें इतना जानना ही हमारे लिए काफ़ी होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट